बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्टैंड ऑफ को 2 साल मुकम्मल और 27 फरवरी को पाक फ़िज़ाए का तारीखी कारनामा सरप्राइज डे के तौर पर आज मनाया जा रहा है। इस दिन पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखेंगी। सेनेट इंतखाबात, हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। देखना यह है कि सेनेट इंतखाबात में कौन बाजी लेगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरेगा, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे की समरी तैयार कर ली है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, अशिया खुरोनोश के दाम भी बढ़ चुके हैं, बजट खसारा बढ़ता चला जा रहा है और वजीर आजम की जानिब से माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्जाम जारी हैं। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली हैं। आज 27 फरवरी है और अपनी अहमियत और तारीख के एतबार से ये बहुत अहम दिन है और इस तारीख में 2 तारीखें छुपी हुई हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवाए थे और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो है मुसलमानों का कत्ल भी आज ही की तारीख में किया गया, जो भारतीय मुसलमानों के लिए बड़ा अफसोसनाक है। वहां पर खौफ और दहशत के साए हैं मोदी सरकार के। तो इन दोनों हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ FATF पे भी बात करेंगे। आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है इन तमाम बातों पर बात करने के लिए एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज महमूद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, आज 27 फरवरी है, पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाक फ़िज़ाइया की कामयाबी को। पाकिस्तान पाक फ़िज़ाइया ने शानदार कारनामे का मुजाहरा किया, भारत के 2 जहाज़ गिराए, भारत के पायलट को पकड़ा और जिंदा पकड़ा। भारत इस सुबकी को सदियों तक नहीं भुला पाएगा, उसकी नस्लें तक याद रखेंगी, क्योंकि वो बड़ी बड़के मारते थे इस हवाले से। और मगर इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी जो भारत की दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी ही है। जी बहुत शुक्रिया। और सबसे आपके चैनल का, आपका तो नाम ही सच है और आज का दिन जो है वो सच बात कहने का ही दिन है। लेकिन बात ये है कि दुश्मन जो है वो सच सुनने, सच देखने और सच मानने को तैयार नहीं होता। सही। तो आज के दिन का देखिए जी, सिग्निफिकेंस जो है वो हमारी एक हिस्ट्री है भारत के साथ, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये जब से पाकिस्तान बना है, ये मौजूदा जो क़यादत है, ये एक तसलसल है एक माइंडसेट का, हिंदवाता माइंडसेट का। और ये भारत की हमारे लिए तो भारत हमेशा से दुश्मन ही रहा है, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है वो तो भारत के लिए भी एक जो है ना दुश्मन क़यादत समझी जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत के साथ भी वही सलूक कर रहे हैं जो ये अपने दूसरे दुश्मनों के साथ करते हैं। और उन्होंने इसी तरह आज के दिन, मतलब इससे एक दिन पहले ऑफ कोर्स 26 फरवरी को जो एक अपने तई एक ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, जिसकी कोई बाद में कोई प्रूफ नहीं था, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, और उससे एक तासुर देने की कोशिश की कि उन्होंने पाकिस्तान पे कोई स्ट्राइक की है। तो उसके बाद जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिजॉल्व था और जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और ख़ास तौर पे चूँकि ये एयर फोर्स की डोमेन में आता है, एयर डिफेंस, तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं, और ना सिर्फ ये कि अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं, मगर एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन इन द कमिटी ऑफ इंटरनेशनल नेशंस, तो हम रिस्ट्रेन भी शो करें। तो ये जो ऑपरेशन हमने किया 27 तारीख को, ये उस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है कि जिसमें हमने उनके 6 मिलिट्री टारगेट्स जो हैं उनको जो लॉक किया, उसकी हमारे पास फुटेज मौजूद है जो हमने इंटरनेशनल मीडिया से शेयर भी की है, अभी भी वो अवेलेबल है। एनीबडी इज ओपन एंड वेलकम टू वैलिडेट। और उसके बाद उन टारगेट्स को स्विच किया जस्ट बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ आर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, और उसके बाद हमने जो है अपने PGMs लॉन्च किए और उनको किसी ऐसी जगह पे फिर हमने जो ना रिलीज़ किया जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, क्योंकि हम इस चीज़ के डेफिनेटली माइंडफुल थे कि हम वहाँ पे कोई इवन कोलैटरल डैमेज भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस दी LOC भी हमारे ही कश्मीरी बहन भाई हैं जो वहाँ पे सिविलियन आबादी का एक जो कॉन्स्टिट्यूट, उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर जो है मौजूद है। सर, आज की तारीख तो अहमियत की हामिल ही है। आज DGI SPR का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा
कहा कि कौम की हमायत से तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ हमेशा मादरे वतन का दिफा किया। आज तजदीद अहद का दिन है और कौम की हमायत से हमेशा लड़ते रहेंगे और जितने भी ख़तरात हैं उनका सामना जो है हम डट के करेंगे। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हर मामले में, तमाम जो अफवाज हैं वो हर मामले में दुश्मन से टकराने के लिए लम्हा और हर लम्हा तैयार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई हमारे कौम को तो कोई शक नहीं है जी। दुश्मन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, मीडिया कैंपेन, हमारे खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन मैनेजमेंट, और उनका सबसे बड़ा जो ख्वाब है ना, वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और अवाम जो हैं उनके दरमियान किसी तरह जो है ना फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जाए। सर ये बात तो सर भारतीय जर्नैल भी मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी है उसका पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम अपने आप को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से अलग नहीं समझते और वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अदारों को अपनी नज़रियाती और जुग्राफियाई सरहदों की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। और ये इसीलिए हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो जो है ना, अगरचे हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ बहानों से जो है ना पोलराइजेशन क्रिएट कर दी गई है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की कौमी सलामती है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, जिसके अमीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं। और ये इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी जो सिविलियन क़यादत है वो इन सिंक हैं हमारे इस मिशन के साथ। और मैं समझता हूं कि जहां हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड का क्रेडिट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की एयर डिफेंस को देना चाहते हैं, उसमें हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का वो जो तकरीर है, वो जो उन्होंने 26 के बाद की, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात दो टोक अल्फाज में कही कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, और अगर हमारे ऊपर कोई एडवेंचर किया गया तो ये ना सोचें कि हम रिएक्ट करेंगे। हम रिएक्शन दिखा चुके होंगे, बाय द टाइम आप सोचेंगे हम रिएक्ट कर चुके होंगे, और फिर 27 तारीख को हमारे शाहीनों ने वो कर दिखाया। सही, 27 तारीख को शाहीनों ने करके दिखाया। सर आपने पोलराइजेशन की बात की और जाहिर बात है भारत जो है वो चाह रहा है कि अवामी हल्कों में, क्योंकि हर एक मुल्क के मुफादात होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो सर इसी हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इंडियन पायलट को जिंदा पकड़ना, अभिनंदन को जिंदा पकड़ा, उसे फैंटास्टिक टी भी पिलाई जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया जानती है, और फिर भारत का जो मार खाया हुआ सुरमा है वो वापस भारत को लौटा भी दिया गया। लेकिन अवामी हल्कों में और पार्लियामेंट में इस बात की तशवीश दिखाई दी गई, उनका ख्याल था, राय थी एक कि इतनी जल्दी हमें भारतीय मार खाए सुरमा को उन्हें वापस नहीं करना चाहिए था, बल्कि थोड़ा सा हमें उसको अपने पास रखना चाहिए था, उसकी और खिदमत करनी चाहिए थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ये खैर सगाली का पैगाम था, अमन का पैगाम था पूरी दुनिया के लिए अंदर कि हम जो हैं एक अमन पसंद कौम है। तो इस हवाले से सर आपकी क्या राय है? देखिए जी, ये डिसीजन जो है ये हमारी मुल्क की जो आला तरीन क़यादत है, ये उनका डिसीजन है। वो एक जंगी कैदी था, जंगी कैदी को जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक हम एक अच्छा सलूक देने के पाबंद हैं। हम उसके बारे में कोई मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से हम अपने जो भी हमारे पास जंगी कैदी हों वो हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन सर अगर देखा जाए तो भारत है वो इसके बड़े मुखालिफ जाता है हमेशा। हमारा वहां पर कुछ हो जाए तो वो उनका रवैया जो है बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। देखिए, अगर वो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, वो अगर गलत है वो तो पिछले 72 सालों से गलत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत ही करें। हमने देखिए हमारे जो कुछ नादान दोस्त हैं वो ये चीज भूल जाते हैं कि अभिनंदन अगरचे यहाँ 1 या 2 दिन रहा, लेकिन उसने जो अपनी कौम को यहाँ से पैगाम दिया, उसने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में, कश्मीरियों के बारे में उसने जो बयान दिया, ये बयान जो है ये हम क्या भारत के किसी शहरी से हम ये बयान ले सकते हैं? वो हमने गन पॉइंट पे तो नहीं लिया, वो हमने अपने उस हुस्न सलूक के थ्रू लिया है जो कि हमने एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से किया। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरह से हमने खैर सगाली का पैगाम दिया है।
और मैं आपके चैनल के हवाले से जो है ना, मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। हमारी जो अपोजिशन है वो बाज़-औक़ात जो है ना, वो जिनका आपने जिक्र किया कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी ये बात हुई, तो कुछ लोग जो हैं वो हदीक़ हुकूमत की मुखालफत करना अपोजिशन का एक आइनी और जमहूरी हक़ है। हमें उस पर कभी भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम अपना ये हक़ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें रियासत यानी स्टेट और गवर्नमेंट और हुकूमत जो होती है उनके फ़र्क को नहीं भूलना चाहिए। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फिर हम रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत भी तो हो सकती है, तो उस वक्त ये अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि क्या हम जब अपोजिशन में थे तो हम भारत के एजेंडा पर अमल कर रहे थे। सही, हमें सही। अपने इस रवैये पे शर्म आनी चाहिए। सही, हर मामले में कौमी मफाद को जो है मुकद्दम रखना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 27 फरवरी जो है एक तारीखी दिन है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने खास पाक फ़िज़ाइया ने जो है कारनामा सर अंजाम दिया, वो पूरी दुनिया जानती है। सर, आज ही का दिन जो है, अगर गुजरात की बात करें, इंडिया में गुजरात में फसादात हुए और वहाँ के मुसलमानों के लिए बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है, क्योंकि सैकड़ों मुसलमानों का कातिल वहाँ पर आज वज़ीर आज़म है और ख़ास उसके वज़ीर आज़म होने से पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। ख़ित्ते की सलामती को ख़तरा तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को भी ख़तरा है और अब तो उसकी वहाँ पर मौजूदगी जो है वो भारत की सलामती के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। जी, ये सिर्फ इलाकाई मसला नहीं है, ये इज्तमाई जो दुनिया का जो इज्तमाई इंसानी ज़मीर है, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो हम कहते हैं हिटलर के साथ इसको तशबीह दी गई, तो वो बात सच है कि आज अगर हम हिटलर के मज़ालिम को याद करके उसको अभी भी कंडेम कर रहे हैं, तो ये जो है दुनिया के इज्तमाई ज़मीर को ये चीज़ कैसे कबूल है कि मुसलमानों का कातिल, और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, दूसरी अक़लियतों के साथ जो सलूक कर रहा है, जो कि आरएसएस के एजेंडे को परसू कर रहा है, वो शख्स एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इतनी बड़ी क़यादत जो है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहती है, वो दुनिया के लिए कैसे काबिल कबूल है? क्या सिर्फ इसलिए कि उनका जो मुआशी मफाद है वो भारत के साथ वाबस्ता है? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी इक़दार और जो है इंसानियत, इखलाकियात, वो हम अपने जो मुआशी मफादात के लिए उन सब चीज़ों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? सही सर, यानी ये दुनिया का जो दोगलापन है बड़ा ही वाज़े है और जितनी भी बड़ी ताकतवर आलमी क़ुव्वतें हैं, अगर देखा जाए तो कातिल ठहराकर, हिटलर के मुतरादिफ ठहराकर, हिटलर के पैगामात का जो है जारी रखने वाला ठहराकर मोदी के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन फिर भी देखा गया अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें भी हुई और जितने भी दुनिया के मामलात हैं, तो अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर, जैसे आपने भी कहा, सिर्फ एक मुआशी बुनियाद बनती है जिसकी बुनियाद पर आके जो मोदी सरकार की तमाम पॉलिसीज हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी, और ये जो है, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड कर रही है, वो तो चूंकि वो बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो इनकी पॉलिसीज़ को डिक्टेट करते हैं। लेकिन मैं एक सीनियर पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न उनसे कहीं ज़्यादा उन लोगों से है जिनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वो जिसको हम इस्लामी उम्मा कहते हैं, वो कहाँ हैं? उनका ज़मीर कहाँ है? वो क्यों भारत के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं? उनको ये नजर नहीं आता कि भारत कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है? सही, वो आज की दुनिया में क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे? वो क्यों कश्मीरी बहन भाइयों के साथ नहीं खड़े होते? हम तो उनके हर दुख दर्द में शरीक हैं। हमने तो उनकी खातिर दुनिया में जो है बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया, जिनके साथ हमारा कोई इलाकाई तनाज़ा नहीं है, जिनके साथ हमारा कोई जोग्राफियाई मसला नहीं है। हमने तो उनकी खातिर जंगें लड़ी हैं, वो हमारा साथ देने पे क्यों तैयार नहीं? सही सर, हमने उनसे जितनी भी मुस्लिम उम्मा हैं उनको भी गौर करना पड़ेगा। सर, मैं फैटब के ऊपर भी आपका थोड़ा सा मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है मुसलसल कोशिश कर रहा है कि वो फैटब में से निकले, ग्रे लिस्ट में से निकले, और दहशत गर्दी में मुलविस अगर देखा जाए तो भारत भी है और भारत भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। फैटब का नज़रिया भी मुख्तलिफ नज़र आता है और भारत को किस तरीके से फैटब के मैदान में शिकस्त दी जाए, और साथ ही इसके साथ मैं आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट पे भी लेना चाहता हूं कि जितनी भी बड़ी कुव्वतें हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो कितने चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए फैटब में से निकलना?
जी, मेरा ख़्याल है मौजूदा क़यादत ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत एफ़र्ट की है, हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। हमने उनके अभी जो रीसेंट उनका कम्युनिके आया है, उसके मुताबिक हमने बहुत सारी जो है चीज़ों को हमने सेटल कर लिया है। लेकिन ये कुछ पॉइंट जो भी पेंडिंग है, ये तलवार अभी जून तक फिर हमारे सर पे लटकी हुई है। तो हमें चाहिए, देखें, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से भी। तो मैं फिर दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उससे निकल आएगी। तो ये जो हुकूमत के लॉन्ग टर्म जो हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं, इंशाल्लाह मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि उसकी बदौलत हम ना सिर्फ ये कि इस ग्रे लिस्ट से निकलेंगे, बल्कि आइंदा के लिए यह मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। सर, भारत के मनफी रवैये को किस तरह से शिकस्त दी जाए? देखिए जी, भारत तो हमारा दुश्मन है, उसने तो जो करना है उसने तो करना ही है। हमें ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें जो है अपने लॉबिंग और हमें मीडिया में और अपनी आउटरीच जितनी हम बढ़ा सकें, यानी हमें बिल्ड करना है उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के फ्लोर पे जो बातें कही कि जिसमें इस्लामोफोबिया और जो है जितने दुनिया में फ्लैश पॉइंट्स हैं, ये जो एक दो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रीज के दरमियान कश्मीर का जो मसला है, फ़लस्तीन का जो मसला है, हमें उन सब एजेंडा पॉइंट्स को लेके हमें आगे चलना चाहिए और हमें कंटेंटेड नहीं होना चाहिए अपनी किसी भी अचीवमेंट पे। अगर हमने FATF के कुछ पॉइंट्स जो हैं, मतलब मोस्टली पॉइंट्स अगर उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल उस पे दे दिया है, तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उस पे हमें उससे भी ज़्यादा एफिशिएंटली मेहनत करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम FATF में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये इंतहाई खुशाहिन बात होगी। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। 27 फरवरी के हवाले से उन्होंने बात की, पाक फौज की बहुत बड़ी कामयाबी थी, और FATF पर भी उन्होंने बात की। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन तमाम मामलात को देखने की और एक कंसेंसस की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात की हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के ऊपर और 27 फरवरी जो है अपनी अहमियत का हामिल है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाब के ऊपर। इस पर बात करने के लिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, सेनेट इंतखाबात और हुकूमत के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और अपोजिशन ने भी बड़ा जोर लगाया है सेनेट इंतखाबात के ऊपर, क्योंकि ओपन बैलेट और खुफिया बैलेटिंग की बातें होती रही, लफ्ज़ी गोलाबारी होती रही। आपको क्या लगता है कि ओपन बैलेटिंग होने से जो है सेनेट इंतखाबात शफाफ हो जाएंगे? मफरूज़ा है, क्योंकि तमाम जो इशारे हैं वो ये मिल रहे हैं कि ये जिस तरह से माजी में इंतखाबात होते हैं खुफिया रायशुमारी से, उसी तरह से होने जा रहे हैं। और उसमें भी बहुत सारे मराहल जो है वो तो पहले ही हो गए हैं। जो एक सस्पेंस था पंजाब का वो ख़त्म हो चुका है। अब जो बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो एक सिंध में है और इस्लामाबाद में। सही। सिंध में जो है वो जो MQM और पीपल्स पार्टी की जो ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है, उस हवाले से तो ये हुकूमत के लिए और मज़ीद बुरी खबर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने 2 नशिस्तें MQM को सेनेट के लिए देने की पेशकश की है और उसके बदले में इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट मांगा है। तो ये तो एक पांसा पलटने वाली बात है। पंजाब के अंदर पहले ही ख़ास तौर पर जुनूबी पंजाब में जो अरकान कौमी असम्बली हैं, वो जो PTI के हैं वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हुकूमत के लिए खासी बुरी खबर है। सही हुकूमत के लिए सर खासी बुरी खबर है। लेकिन साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने भी तो एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ने बड़ी देर कर दी है और इसकी उनके अरकान जो है हमसे राब्ते में है। तो क्या आपको भी लगता है कि हुकूमत ने देर कर दी है? क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो हमें सेनेट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिला था जब चेयरमैन सेनेट के लिए जब वोट कास्ट करने थे तो हालात कुछ बदल चुके थे। वो खासा दिलचस्प मरहला था जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। जी सर। तो 64 अरकान थे हिज़्ब इख्तिलाफ के और जिन्होंने करारदाद पेश की थी और सब यही कह रहे थे कि वो जीत
सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैं ये कह रहा था कि उस वक्त हुकूमत खासी मुतमईन थी जी, बावजूद इस बात के कि उनके पास अरकान नहीं थे। इस दफा उनके पास सादा अक्सरियत भी है लेकिन फिर भी बहुत परेशान है। तो ये ऐसा लगता है कि जो दबाव की कैफियत थी वो खासी नजर नहीं आ रही है और खासे आज़ादाना इंतखाबात होने जा रहे हैं। सर जो आपने बात की है कि हुकूमत दबाव में है इस वक्त, तो क्या आपको लगता है कि पीडीएम की तहरीक और जो ज़िमनी इंतखाब है उनका अच्छा खासा किरदार है हुकूमत के ऊपर दबाव डालने में? क्योंकि हुकूमत जो है बड़ा लाइट ले रही थी पीडीएम को भी, पीडीएम की तहरीक को भी, मामलात को भी, और ज़िमनी इंतखाब में भी उनका बड़ा ख्याल था कि हम तमाम सीटें ले जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनको अच्छी खासी कामयाबी मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम की जो तहरीक थी उसका इतना दबाव नहीं पड़ा जितना कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का पड़ा है। और जो आखिरी जो मार्का हुआ है वो जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक निस्बतन आज़ादाना मौक़िफ़ अख्तियार किया और मुस्लिम लीग नून की ये दरख्वास्त मान ली है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ, और बलूचिस्तान के अंदर भी सूबाई हुकूमत कोई कुछ नहीं कर सकी। वो सीट जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले जीत गए, यहाँ तक के नौशेरा की सीट जो जीती हुई थी वो हारे हैं। तो इसका असर ज्यादा पड़ा है और हुकूमत जो है वो खासी बौखलाई हुई है और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी उसमें वो खासे नाकाम रहे हैं बावजूद इस बात के कि हुकूमत उनके पास है। सही सर, मरियम नवाज साहब बड़ी एक्टिव नजर आई इस पूरी सूरत हाल में। उन्होंने डस्का इलेक्शन में भी कहा कि मैं इतनी आसानी से ये सीट जाने नहीं दूंगी। तो क्या आपको लगता है कि इस मरतबा जो ज़िमनी इंतखाब दोबारा होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बड़ी शिद्दत से नीचे गिर रहा है, मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बढ़ रहा है, तो इस मरतबा जो मुस्लिम लीग नून है उसके जीतने के कोई चांसेस हैं? देखें, इस दफ़ा जब भी अगर इंतखाबात होते हैं 18 मार्च को तो पूरी कौम की नज़रें उस पर होंगी, तमाम मीडिया उस पर होगा, तो धांधली कराना तो जो है वो खासा नामुमकिन हो जाएगा। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तड़ियाँ दी हैं इंतज़ामिया के हवाले से, तो ये खासा आज़ादाना इंतखाबात होगा। और जो लहर है इस वक्त पंजाब में वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के हक में है, तो यकीनन उनको फ़ायदा होगा और हुकूमत के लिए ये खासी बुरी खबर है। सही, खासी बुरी खबर तो हुकूमत के लिए है ही है। लेकिन मरियम नवाज के एक और बयान को भी मैं आपसे इसी ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए से, क्योंकि सेनेट के ऊपर वजह पे सेनेट पे बड़ा दबाव पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर, तो मरियम नवाज ने आज बयान दिया कि उन्होंने कहा कि सेनेट में पीटीआई को अपने अरकान भी वोट देने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये बयान काफ़ी पहले से मंजर आम पर आया रहा पीडीएम की तरफ से कि सेनेट में जो पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो पीटीआई को वोट देने नहीं चाहते, और इसी वजह से पीटीआई जो है ओपन बैलेटिंग की तरफ बात करती है, ओपन बैलेटिंग के लिए जोर लगा रही है। रेफरेंस हुआ और फिर उसके बाद पहले ऑर्डिनेंस हुआ, फिर रेफरेंस हुआ, इसी वजह से। तो क्या आपको भी यही लगता है कि पीटीआई के अरकान जो हैं अपनी वोट नहीं कास्ट करना चाहते? क्योंकि फैसल वावडा के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं सेनेट में। मुझे लगता है कि पीटीआई ने खासे अनाड़ीपन का मुजाहरा किया है, जो सियासी पुख्तगी उसका मुजाहरा नहीं किया। ये पहली जमात थी जिसने अपने जमात के लोगों से दरखास्तें ही तलब नहीं की, जो कि एक रिवायत है, और खुद ऊपर बैठ के जो है वो उन्होंने सीटें बांट दी। तो उसकी वजह से भी खासा गुस्सा आया। और ये जो गैर मुंतखब अफराद को जो खान साहब के बहुत करीब हैं उनको लाने की जो कोशिश है वो भी बैकफायर कर गई है। तो जाहिर है वावडा हो या हफीज शेख हो या अब्दुल कादिर हो, और ऐसे वक्त में कि हुकूमत जो है वो कोई खास तरक्याती काम भी नहीं करवा सकी। कोई पैसे की बात तो की थी उन्होंने 55-50 करोड़ की, लेकिन जाहिर है वो तो ऐसे वादा ही है। तो इस वजह से लोग खासे नाराज हैं। इसके काफ़ी इम्कानात हैं कि सरप्राइजेस आएंगे। सही सर, आपने तरक्याती कामों की भी बात की है, तो मैं थोड़ा सा इसे जोड़ना चाहूँगा महंगाई से भी, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर देखा जाए तो ज़िमनी इंतखाब में भी पीडीएम के जीतने की वजूहात यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे खुद परफॉर्म नहीं कर पाई और उन्होंने खुद मैदान दिया पीडीएम को जीतने के लिए। हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर बैठी हुई थी कि हम जीतेंगे, लेकिन चूँकि ज़िमनी इंतखाब में अवाम का हिस्सा था, अवाम ने वोट कास्ट करने थे, तो अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। तो महंगाई और जितनी भी हुकूमती कारकर्दगी है उसको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए महंगाई की बात की जाए तो वजीर आजम जो है पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं तमाम की तमाम बातें।
जाहिर है वो तो लगता है कि पीटीआई अभी भी हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी है और हुकूमत किसी और की है। 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो ये कब जिम्मेदारी लेंगे मुल्क में जो कुछ हो रहा है। इस वक्त नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है, और जो महंगाई है वो कितनी बड़ी है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, अफरात ज़र कितनी बड़ी है, ये लोग खुद महसूस करते हैं। जो 20 किलो आटा जो पहले इनके आने से 750-800 का था, वो 1500 का हो गया है। लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो आधी हो गई है, मिडिल क्लास आधी हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें लोग महसूस करते हैं। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए जो अरकाने असेंबली हैं वो किस मुंह से खान साहब के जो चहीते हैं उनको वोट डालेंगे, तो उन पर खासा दबाव है। सही सर, अरकान असेंबली जो है वो भी पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते हैं। अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट में अपोजिशन जब सवाल पूछती है कि ये जो स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं, महंगाई बढ़ गई है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ने चली जा रही है, तो जितने भी वज़रा हैं वो कहते हैं जी कि ये माजी की हुकूमतों में हुई। और अगर देखा जाए तो वही वज़रा जो PTI में इस वक्त बैठे हुए हैं वही पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में और काफ लीग के दौर में थे और उन्हीं हुकूमतों के ऊपर थे। लेकिन वो इल्ज़ाम डाल देते हैं पिछली हुकूमतों पर, तो वो किसके ऊपर इल्जाम डालना चाह रहे हैं? देखें, अब ये तो सियासत में उनको कुछ ना कुछ तो कहना होता है, लेकिन बात ये है कि क्या लोग उनके इस बयानिए को मान रहे हैं। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं वो इस बात को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी हैं कि लोग हुकूमत के इस बयानिए को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोग मवाजना करते हैं कि 2.5 साल पहले वो अच्छी हालत में थे या आज अच्छी हालत में है। तो लोग तो मवाजना जो है वो माजी के साथ ही करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि जी हुकूमत ने कह दिया है कि जी ये सारी मुसीबत पिछली हुकूमतों की वजह से है, तो आप फिर पिछली हुकूमत को दे दें, आप जरा हट जाए। सही सर, मुआवजा तो पिछली जो गवर्नमेंट थी उससे किया जाएगा, पिछले हालात वाक़यात से किया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर तजाद है? क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर इलेक्शन पे आने से पहले ये कहा जाता था कि हम जो है डॉलर की कीमत को कम कर देंगे, हम जो है बिजली की कीमतों को कम कर देंगे, अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है, अगर महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है। और आज अवामी हल्कों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है जब से उन्होंने सुना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, और वो कहते हैं कि तब्दीली ने ऐसा हमें थपेड़ा मारा है कि हम हैरान परेशान हैं कि क्या क्या तब्दील हो गया। देखें, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो सबको पता है कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी मार्केट से ये नहीं तय होती, यकीनन उसका एक असर होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पेट्रोल पेट्रोलियम लेवी और जो टैक्सेस हैं वो हैं, तो ये टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से है। तो जाहिर है वो लोगों के लिए ये बात जो असद उमर साहब लोगों को पहले बताते थे कि हुकूमत ने इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो वो अब बताएं कि उन्होंने कितने टैक्सेस लगाए हुए हैं और किस वजह से जो है ये महंगा हुआ है। सही सर, उन्हें बताना पड़ेगा आवाम को। लेकिन मैं आपसे एक और पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं कि जब राज करेगी खल्क़े खुदा का नारा हो जाएगा और अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, महंगाई के सताए हुए अवाम, गुर्बत में पिसे हुए अवाम, भूख की मारी हुई अवाम, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत किस तरफ जाएगी? क्योंकि हालात तो सर इसी तरफ जा रहे हैं कि वो मजबूर कर रहे हैं कि अवाम सड़कों पर आ जाए। देखिए, अवाम अभी तक बड़े पैमाने पर सड़कों पर नहीं आए, लेकिन आपने कुछ चीज़ें जो मुजाहरे देखे हैं, आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन जो है वो हज़ारों की तादाद में आकर इस्लामाबाद में बैठ गए। लेडी हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको आपने देखा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के हालात बन रहे हैं, और अगर ऐसी बात हुई तो हुकूमत कर सकती, हालात को बेहतर नहीं कर सकती, तो यकीनन उनके लिए एक खासी परेशान होगी। तो अगला बजट वो कैसे मंजूर कराएंगे? खासतौर पर अगर यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो जाते हैं तो अमलन इसका मकसद ये लिया जाएगा कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो आसान हो जाएगी हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए। सही, हालात जो हैं बदल रहे हैं, महंगाई होती जा रही है और सेनेट इंतखाबात भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत भी बहुत अहमियत की हामिल है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई बढ़ चुकी है और हालात और माशी इशारे जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है और समरी भी तैयार कर ली गई है। 20 रुपये इजाफा होने वाला है और दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है। और इन तमाम माशी हालात और वाक़यात पर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार हैं, माहिर माशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर, पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, बेरोज़गारी तो पहले ही है, हालात बहुत ज़्यादा दगरगूं होते चले जा रहे हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और उसी के अंदर हमने देखा तो बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी और जितने भी मामलात हैं मुआशी सतह पर, उनके ऊपर हमें हुकूमत जो है बड़ी नाकाम होती हुई दिखाई दी है। और महंगाई से अवामी सतह पर जो असरात मुरतब होने जा रहे हैं, उस हवाले से सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महंगाई जिस हद तक बढ़ रही है तो अवाम पर किस हद तक इसके असरात मुरतब होंगे और जो पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ने जा रही है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि महंगाई, जिसको आप इन्फ्लेशन भी कहते हैं, डेयरनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जी हाँ, ये 10% इस वक्त तकरीबन प्रैक्टिकली जो है वो 10% पहुंच गया है जी। यानी अगर मेरे अकाउंट में मैं 10,000 रुपए डालूं तो उसकी हकीकी वैल्यू जो है वो 9,000 रह गई है। सही। अब इससे मजीद बढ़ेगा तो वो मजीद कम। महंगाई का एक ही काउंटर है दुनिया में जिसको रोका जा सकता है, वो ये है कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं जितनी रेशो के हिसाब से। इनकम तो आपके यहाँ बढ़ने रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नई जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं। कोविड में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद नई सनतें अभी इतनी तेजी से नहीं लगी हैं, नई जॉब क्रिएशन नहीं हुई है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए। और उसमें अफसोस की बात जो है वो ये है कि महंगाई में जो आपकी बास्केट होती है उसमें तकरीबन मेन जो इम्पैक्ट आया है वो खाने पीने की अशिया का आया है। सही। खाने पीने की अशिया हैं जिसमें आटा है, इसमें शक्कर है, इसमें दाल है, इसमें कुकिंग ऑयल है, इसमें चिकन है फ्रोजन। सर, 2% इजाफा नहीं हुआ ना इन पे? पता नहीं कई गुना इजाफा हो चुका है, बहुत गुना बढ़ गया। अब सवाल ये है कि ये बढ़ता जाएगा। बिजली की कीमत अभी आपने अपनी ओपनिंग में कहा था मजीद 20 रुपए जो है वो रेकमेंड किए गए हैं पेट्रोल के लिए। बिजली 28 रुपए यूनिट हो गई। पेट्रोलियम के मसनूआत 20 रुपए फी लीटर बढ़ाएंगे तो महंगाई का तूफान आएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत से हर चीज जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट, किराए, ये सब चीज ये ऊपर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गरीब इंसान के लिए एक चैलेंज है, लटकती तलवार है कि महंगाई कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर हर अपनी स्पीच में महंगाई का जिक्र करते हैं, उसको कंट्रोल करने, कंटेन करने की हिदायत देते हैं, लेकिन महंगाई नहीं। लेकिन सर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की है कि वो हर स्पीच में तो कंट्रोल करने की बात कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इसका इल्ज़ाम जो है माजी की हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं। वो कर्जों के साथ इस मामले को भी नत्थी कर देते हैं, जबकि कर्जे तो हर गवर्नमेंट ने देने हैं, क्योंकि जो आएगी, अगली वाली गवर्नमेंट आएगी और जो पिछले वाली ने कर्जे दिए होंगे तो उसने देने होंगे। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कर्जे पहले से बढ़े हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 113 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जो रिकॉर्ड हाईएस्ट है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि जो महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ है, ये पिछले 2-2.5 साल में ये ऊपर गया है और उसकी जो शुरुआत हुई थी इन्हीं के अपने लोग थे। शक्कर और आटे और गेहूं का जो खेल खेला गया था, जिसमें इन्वेंट्री स्टॉक कम थे, एक्सपोर्ट अलाउ कर दी गई, फिर उसके ऊपर रेट ले लिया गया, फिर वही शक्कर अफगानिस्तान न जाने के बजाय वापस आई और महंगी दामों पे उसको बेचा गया। तो ये तमाम चीजें हैं महंगाई का सबब बनी। महंगाई में एक तो आपको डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन करना पड़ता है, और दूसरा प्राइस कंट्रोल। ये जो डीसीज लेवल पे होते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती है, वो मार्केटों में छापे डालें, सील करें, फाइन करें। आज हम उठते हैं सुबह 30 रुपए लीटर दूध बढ़ा हुआ है, आपको लेना है या नहीं लेना है, बस। कोई और उनके ऊपर खौफ नहीं है प्राइस कंट्रोल कमेटीज वगैरह का। इसके अलावा 20 रुपए का नान हो गया है। पहले एक आदमी जो लाता था 10 नान लाता था 100 रुपए में, आज वो 5 नान लाके भूख को मिटाएगा अपने बच्चों और अपनी फैमिली। तो ये हालत मैं समझता हूँ बहुत एक गरीब आदमी के लिए छोड़े, अब तो सफेद पोश आदमी की चीखें निकल गई है और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपना गुजारा करे इस इनकम में। इस बार सैलरीज भी नहीं बढ़ी थी, अब जाके 10%
एहतजाज की बात बढ़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आपके यहाँ कोई महंगाई को काउंटर करने का मैकेनिज्म नहीं, और ज्यों ज्यों बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, ज्यों ज्यों पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ेंगी, ये महंगाई बढ़ती जाएगी। पेट्रोलियम आपकी हुकूमत एक सोर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन कंसीडर करती है, यानी रेवेन्यू कमाने का एक जरिया। सही। जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो वो कम तो कर देते हैं इंटरनेशनल, लेकिन उसमें जीएसटी जो है और दूसरे जो महसूलात हैं वो बढ़ा के 17 से 25% कर देते हैं, 28% कर देते हैं, और इस तरह से वो कीमतें जो कम होती हैं वो सेल टैक्स की मद में बढ़ने की वजह से वो एक आम सार्वजनिक पे कोई असर नहीं होता। सही। मिर्जा साहब, मुआशी टीम के किरदार के ऊपर भी बात करते हैं। इसी हवाले की तरफ मैं थोड़ी देर में आता हूं आपकी तरफ। मुआशी टीम के किरदार की भी बात करते हैं कि मुआशी टीम जो है वो कहती है कि हम जी काउंटर करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं महंगाई को, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कहाँ पे देख रहे हैं मुआशी टीम की नाअहली को या उनकी दी हुई पॉलिसीज में कमी को, कि किस तरीके से वो कोप अप करें, और मुआशी टीम जो है उनका किरदार जो है? एहसन साहब, मुआशी टीम, क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो बना दी मुआशी टीम। पहली चीज तो यह है कि सर्कुलर डेट को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, सही, लगाम नहीं दे पाए। वो 1000 था, फिर 1500 हुआ, फिर 2000 हुआ, आज 2400 अरब रुपए हो गए। और ये सर्कुलर डेट जो है ये अदायगी करने के लिए हमेशा नेपरा कहती है जी बिजली की कीमतें बढ़ा दें, 3 रुपए फी यूनिट, 2 रुपए फी यूनिट। वो भाई कितना बढ़ाएंगे, और सर्कुलर डेट का कुछ हो नहीं रहा, आप उसको कंटेन नहीं कर पा रहे और कीमतें बढ़ा के आप उसमें से कुछ अदायगी कर देते हैं, ये हल नहीं। दूसरी चीज जहां ये फेल हुए हैं कि जब भी हुकूमत आई थी, इससे पहले वाले भी और ये भी, तो इन्होंने पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें पीआई है, स्टील मिल है, रेलवे है, वापदा है, इनको प्राइवेटाइज और रिस्ट्रक्चर करने को कहा। 1000 अरब रुपए सालाना गुड मनी फॉर बैड खर्च हो रहा है, क्योंकि वो इदारे की सैलरीज आप दे रहे हैं स्टील मिल की, जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा आज। सही। लेकिन आप 1000 अरब रुपए एक साल के झोंक रहे हैं टैक्स पेयर की हार्ड अर्न मनी जो है, जो आपको हासिल है। एफबीआर ने इनक्रेडिबल जॉब्स किया है, अपने रेवेन्यू बढ़ाए। बिजनेस कम्युनिटी को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने टैक्सेस रेवेन्यू हदफ से ज्यादा दिया है। डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट एक कामयाब स्ट्रेटजी थी, जिसमें बैरून मुल्क ने एक बहुत अरसे के बाद, एहसन साहब मेरा ये जुमला सुनिएगा जी, एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में एतमाद करके अपने जमा पूंजी फॉरेन करेंसी इस डिजिटल अकाउंट में डाली, और $550 मिलियन आज उसमें इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स वगैरह में। लेकिन ये वही लोग थे कि जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट हो गए थे और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करा था। उस दिन के बाद से आज तक बाहर से फॉरेन करेंसी यहाँ नहीं आया। ये अब फिर दोबारा 86,000 अकाउंट खुले हैं और $550 मिलियन के फंड्स आए हैं। तो ये फोर्सेस पाकिस्तानी उसको सलाम पेश करता हूँ। रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, वो 2000 रुपए जो 2 बिलियन पिछले 2-3 महीने से माहाना बढ़ गई, और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 27 से 28 अरब डॉलर तक रेमिटेंसेस रिकॉर्ड इस साल हो जाएंगे। एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आईएमएफ के पास जब आप गए हैं तो मुझे फिर ये खौफ है कि आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं, उन्होंने कहा जी 200 अरब रुपए हमें एडिशनल टैक्सेस दें, और वो तमाम एग्जम्पशन जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए विड्रॉ कर। तो एग्जम्पशन विड्रॉ करके जब आप 200 अरब रुपए कमाएंगे टैक्स के, तो उस सेक्टर को फिर आप गैर मुकाबलती बना रहे हैं। सही। मिर्जा साहब, जैसे कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार की बात की कि उन्होंने बहुत किरदार अदा किया है, और जाहिर बात है हम उन्हें सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया और जो अपने पैसे हैं वो अकाउंट्स में फेंके हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि और कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, क्योंकि आप भी सनतकार हैं और सनत के ऊपर जैसा पेट्रोलियम मसनूआत है, गैस की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, बढ़ने से बड़ा असर पड़ता है सनत के ऊपर। तो बहैसियत सनतकार और माली माशियात, आपको क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिन्हें करंट गवर्नमेंट अपनाए और किसी हद तक वो महंगाई के ऊपर काबू पा सके?
देखिए, पहली चीज तो ये जो अलार्म है, जो मुझे खौफ है, मुझे फिट्स पड़ रहे हैं, वो ये है कि कॉटन क्रॉप की प्रोडक्शन गिरते 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 30 साल में सबसे लोएस्ट हुई। अभी मंडे को मैंने अपना कॉलम लिखा था, जंग अखबार में छपा है कि 5.5 मिलियन बेल्स तक क्रॉप पहुंच गई है। हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल सेक्टर की जो है 11 से 13 मिलियन बेल है। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और तकरीबन $3 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। खुदारा आप खाम माल है ये टेक्सटाइल का, इसके ऊपर टेक्सटाइल की सनतें लगी हैं। इंडिया से भी अब ट्रेड बंद है, तो वहां से भी कॉटन हम वाघा बॉर्डर से टहलती हुई आ जाती थी, अब नहीं आ सकती। ब्राजील और सेंट्रल एशियन से मंगा रहे हैं, 15% कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। पहले तो मैं ये चाहता हूँ आपके तबस्सुम से, तो खुदाना ये देखें 30 साल में कॉटन क्रॉप, उसमें जाली अद्वियात, इंफीरियर सीड्स, शुगर कैन एरिया में कन्वर्जन, लेस कल्टीवेशन, क्योंकि लोगों को प्राइस नहीं मिल रही है उसको। अब ये 11,700 रुपए पर मन तक पहुंच गई, जिससे यार्न की कीमत 40% बढ़ गई। 40% कि ये इंक्रीज आप अपने बायर को पास ऑन कर सकेंगे? सही नहीं कर, क्योंकि इंडिया उसको रेट बढ़ा के नहीं दे रहा है, बांग्लादेश रेट बढ़ा के नहीं दे रहा है, और दूसरे ममालिक रेट बढ़ा के नहीं दे रहे। तो आप इस बात को खुश ना हो कि थोड़ा सा 7% एक्सपोर्ट बढ़ी है टेक्सटाइल की, आप छाले लगा रहे हैं। आप ये देखें कि ये 5.5 मिलियन बेल से तो आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो एक तो सबसे बड़े कि कॉटन की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनको लटकाएं कि उन्होंने 25 से 30 साल में 2 बीज पहले कॉटन के बनते थे, एक K68 जो सिंध में बनता था और एक MNH 93 जो पंजाब का में उगता था कॉटन का। आज भी जब हमने वो मिल डाला था अपना 92 में, तो ये 2 बीज थे। आज भी जब मैं आपसे बात करूं यही 2 बीज है, कोई नया सीड नहीं है। इंडिया ने बीटी कॉटन लगाई है, उसके 6 साल में कॉटन प्रोडक्शन 18 मिलियन बेल से 38 मिलियन बेल, दुगने से ज्यादा हो गई। सर, चाइना ने नई इन्वेस्टमेंट कर ली है कॉटन के ऊपर, और उन्होंने जो है जर्म प्लाज्म को मुतारिफ करवा दिया है, और बहुत से तरीकेकार उन्होंने मुतारिफ करवा दिए हैं कॉटन इंडस्ट्री के लिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, आपके एक ही कमाऊ पूत है, उसको आपने वायबल रखना है, और वो टेक्सटाइल सेक्टर है जो कमा के दे रहा है। अभी भी 25-26 बिलियन उससे आ जाएगा, 25-26 बिलियन रेमिटेंसेस से आ जाएगा। यानी कि वैरायटी लानी चाहिए हमें अपने तरीकेकार में। सर, बजट खसारे के ऊपर आपका थोड़ा सा पॉइंट लेना चाहूंगा, क्योंकि बजट खसारा बढ़ता जा रहा है। हुकूमती तरजीहात क्या है? क्योंकि जब हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि हम बजट खसारे को कम करेंगे, लेकिन बात सिर्फ आके रुकती है कर्जों के ऊपर। जब बजट खसारे की बात की जाती है तो वो कहते हैं जी कि कर्जे ज्यादा हैं, इस वजह से बजट खसारे में है, और इस वजह से हमें महंगाई करना पड़ रही है। तो बजट जो है वो मुसलसल खसारे में चला जा रहा है। हुकूमती तरजीहात क्या है? बजट खसारा अलार्मिंग हद तक बढ़ गया है, 8 से भी ऊपर चला गया है। IMF ने भी इस पे सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार किया है, और मैं भी इस सिलसिले में अपनी बड़ी ग्रेट कंसर्न आपके सच टीवी के व्यूअर्स को बतला रहा हूं कि बजट खसारा अगर काबू किया नहीं गया तो ये हाथ से निकलता जा रहा है। ये क्योंकि नेशनल ग्रोथ सर मुसलसल माइनस में जा रही है ना। हमारा एक लॉ है, उसे कहते हैं डेट लिमिटेशन एक्ट जी। उस लॉ में ये होता है कि आपके कर्जे GDP से 60% से ज्यादा ना बढ़े। आपके कर्जे GDP के बढ़ते 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 75% हो गए। सही। एक यही चीज गलत हो गई कि कानून की जो ज्यादा से ज्यादा कर्जे लेने की हद है, जिसको इंग्लिश में आप डेट लिमिटेशन एक्ट कहते हैं, वो भी आपने क्रॉस कर लिया है, और वो अब उसको कम नहीं करेंगे तो आप कानून की भी खिलाफ करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ चुका है। हुकूमत को सोचना पड़ेगा, हुकूमत की तरजीहात बदलनी पड़ेंगी, और महंगाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही आवाम तकलीफ में आएगी, और जब आवाम तकलीफ में आएगी तो फिर हुकूमत को भी जाना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।